सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 25 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ लद्दाख से रिलेटेड है। लद्दाख में वायलेंट प्रोटेस्ट जो है काफी वायलेंट हो गया और लद्दाख के लोग बेसिकली स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। स्टेटहुड और 6 शेड्यूल में इंक्लूजन की डिमांड कर रहे हैं, यानी ट्राइबल स्टेटस की। तो जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक जी, ये बेसिकली 10 सितंबर से हंगर स्ट्राइक पे हैं इस चीज के लिए। और हुआ क्या कि जो प्रोटेस्ट है काफी ज्यादा वायलेंट हो गया और लेह सिटी में, और मॉब ने जो है पब्लिक प्रॉपर्टी जो है तोड़ दी और बीजेपी ऑफिस और जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल को भी जला दिया, और जिसमें 30 सिक्योरिटी पर्सनल भी इंजर्ड हुए और कुछ लोगों की डेथ्स भी हुई है। पुलिस फायरिंग में नंबर्स क्लियर नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने बोला ऑलरेडी डायलॉग्स जो है चल रहे हैं और कुछ अचीवमेंट्स भी हुए हैं। जैसे एसटी रिजर्वेशन को उन्होंने 45% से बढ़ा के 84% किया और 1/3 रिजर्वेशन जो है वुमेन्स को काउंसिल्स में मिला है। और जो भोती और जो पुर्गी लैंग्वेज है उनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया गया है। तो करंट सिचुएशन क्या है, अभी यहाँ पे लेह में बेसिकली कर्फ्यू लगा हुआ है। और तो ये क्या है, 6 शेड्यूल जिसको लेके डिमांड हो रही है। 6 शेड्यूल बेसिकली पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये अलाउ करता है स्पेशल जो प्रोटेक्शन होता है और अटोनमी प्रोवाइड करता है इसको ट्राइबल एरियाज को। तो ये की फीचर्स इसमें जैसे कि एक ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिलती है, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज जो है वो रन की जाती हैं। ट्राइबल्स ही रन करते हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं। उन काउंसिल्स का पावर होता है कि वो खुद जो है लॉज बना सकते हैं अपने लैंड पे, फॉरेस्ट पे, वाटर, एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों को लेके। और जो मैनेज कर सकते हैं अपने छोटे मोटे इशू जैसे मैरिज, डिवोर्स, सोशल कस्टम्स, इन सब को लेके। और लैंड का प्रोटेक्शन होता है, जैसे नॉन ट्राइबल्स को इजीली जो है वो बाई नहीं कर सकते ट्राइबल लैंड। सेपरेट बजट दिया जाता है, यानी काउंसिल जो है रिसीव करती हैं फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द सेंटर। डे टू डे कंट्रोल जो है वो काउंसिल्स के पास रहता है। तो ये सारी पावर रहती है 6 शेड्यूल में इंक्लूजन के बाद। इससे इनके जो लैंड और जो जॉब्स है वो प्रोटेक्ट होंगे और जो कल्चरल और जो ट्राइबल सेफगार्ड्स हैं वो इंश्योर होंगे। तो इसलिए ये डिमांड चल रही है। फिर जो ना यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज है, हाई कोर्ट रिजेक्ट्स अपील बाय ट्विटर कॉर्पोरेशन अगेंस्ट टेक डाउन ऑर्डर्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है ट्विटर को कुछ स्पेसिफिक जो पोस्ट और कंटेंट डिलीट करने के ऑर्डर्स दिए थे। और ये ऑर्डर बेसिकली आईटी एक्ट सेक्शन 79 के अंडर जो है दिए गया था, कि जिसमें कि कोई भी वुमेन के खिलाफ कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है तो उसको हटाया जाए, इलीगल या हार्मफुल जो है पोस्ट है तो उसको हटाया जाए। और तो ट्विटर ने इस चीज को चैलेंज किया था कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को जो है रिजेक्ट कर दिया और बोला गवर्नमेंट के पास फुल पावर है सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का। और उन्होंने ये बोला कि जो है कोर्ट बोला कि सोशल मीडिया को एनार्किक फ्रीडम, यानी बिल्कुल फ्री जो है बिना रूल्स के नहीं उनको फ्रीडम दी जा सकती। फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और स्पेशली वुमेन्स के खिलाफ जो ऑफेंसेस होते हैं उन्हें रोकना जरूरी है। अगर रेगुलेट नहीं करेंगे तो सिटीजन्स की डिग्निटी जो है वो खराब होगी। और उसमें बोला गया है कि जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है इंडिया को एज अ प्लेग्राउंड समझकर लॉ इग्नोर नहीं कर सकते, और जो भी इंडिया में ऑपरेट करेगा उसको इंडियन लॉज फॉलो करने ही होंगे। और कोर्ट ने बोला डेमोक्रेसी के दो पिलर्स पे है बेसिकली, फ्रीडम और ऑर्डर। अगर रेगुलेट नहीं करेंगे तो फ्रीडम लॉलेसनेस का लाइसेंस जो है वो बन सकता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 की बात हो रही है। तो क्या है प्रवासी राजस्थानी दिवस? तो इसका बेसिकली गोल है कि जो है राजस्थान का जो ग्लोबल डायस्पोरा है, जो राजस्थानी लोग बाहर सेटल हैं, उनके साथ जो है टाइज को वो मजबूत करना, उनकी एक्सपर्टीज, इन्वेस्टमेंट और एक्सपीरियंस को स्टेट के की सेक्टर्स में हार्नेस करना। तो जो फर्स्ट प्रवासी दिवस मनाया जाएगा वो जो है 10 दिसंबर को मनाया जाएगा जयपुर में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, यूपी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया सितंबर 22 को। इसके अंडर बैन कर दिया गया है जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल रैलीज हैं उनको, और जो पुलिस स्टेशन है या एफआईआर्स हैं उनमें जो है एक्यूज का नाम का कास्ट जो है मेंशन करना, ये बैन कर दिया है। और जो व्हीकल्स है, साइन बोर्ड्स है और बैनर्स है, इन सब पर कास्ट लिखना ये भी बैन कर दिया है। और ये मूव जो है आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद, जो जिसमें बोला गया था कि कास्ट ग्लोरिफिकेशन को जो है कर्ब करना है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, ग्लोबल साउथ मस्ट वर्क टुगेदर सेज जयशंकर। तो यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है जयशंकर जी ने
न्यूयॉर्क में हाई लेवल मीटिंग जो लाइक माइंडेड ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं उनकी एक मीटिंग होस्ट की। इसमें 20 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। और की पॉइंट्स क्या रहे इस मीटिंग के कि उन्होंने बोला कि ग्लोबल जो साउथ कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सोल्यूशन एक्सपेक्ट करती हैं। और ये ग्लोबल साउथ कंट्रीज कौन है? बेसिकली डेवलपिंग और जो पुअर कंट्रीज हैं वो हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वो उन्होंने बोला कि जो है लेकिन अभी जो यूनाइटेड नेशंस है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी वीक हो गए हैं और इनके पास जो है रिसोर्सेज जो है वो काफ़ी कम है और इफेक्टिवनेस भी इतनी नहीं है इनकी। तो ग्लोबल चैलेंजेस सारे लिस्ट किए जैसे कि पैंडेमिक्स और जो यूक्रेन और जो गाजा का यूक्रेन गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ट्रेड अनसर्टेनिटीज हो गई है ना, और एनर्जी सिक्योरिटी के क्राइसिस जो चल रहा है। तो ग्लोबल साउथ को उन्होंने बोला कि एक साथ मिलकर यूएन के जो यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म्स हैं उनको पुश किया करना चाहिए और ज़्यादा कंसल्टेशंस और कलेक्टिव जो है प्रेशर की ज़रूरत है। तो अब बैकग्राउंड क्या है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्पीच में यूनाइटेड नेशन को क्रिटिसाइज किया और बोला यूनाइटेड नेशन जो है पीस डिलीवर करने में फेल है। और यूएस ने बेसिकली फंडिंग ड्रास्टिकली जो है कट कर दी है यूनाइटेड नेशन की। और जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है या फिर जो है यूनेस्को है उन दोनों से विड्रॉ कर लिया है यूएस। और बोला कि और मेंबरशिप भी रिव्यू करेंगे वो। मतलब जो है यूनाइटेड नेशन जो है वो कमज़ोर बनने की तरफ का एक ट्रेंड चल रहा है और जो ग्लोबल साउथ के लिए एक प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए उन्होंने ये मीटिंग होस्ट करी और एक कलेक्टिव सपोर्ट और कलेक्टिव प्रेशर की ज़रूरत है ऐसा उन्होंने बोला। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे लॉयर्स बॉडी डिमांड्स करेक्शन टू कॉलेजियम मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने डिमांड किया है कि जो अपॉइंटमेंट होता है जजेस का उसको ट्रांसपेरेंट और इक्विटेबल फ्रेमवर्क उसके लिए होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनके लिए। तो अभी का क्या जो प्रोसीजर है, अभी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है, ट्रांसफर है, ये बेसिकली डिसाइड होता है कोलेजियम सिस्टम के थ्रू। तो कोलेजियम सिस्टम क्या है कि ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये डेवलप हुआ था सुप्रीम कोर्ट के केसेस से, जजेस 1, जजेस 2, जजेस 3 केसेस से। तो जजेस सेकंड जजेस केसेस ने जो है इसे इस्टेब्लिश किया और थर्ड जजेस केसेस ने इसे फॉर्मलाइज किया था। तो अभी इस कोलिजियम में होता क्या है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं प्लस 4 सीनियर मोस्ट जो है जजेस होते हैं। तो ये बेसिकली रेकमेंड करते हैं नेम्स और किसको ये रिकमेंडेशन जाती है नेम्स की लॉ मिनिस्ट्री को और लॉ मिनिस्ट्री जो है से फिर प्रेसिडेंट इसको फाइनल अप्रूवल देते हैं। और अगर कोई इशू है रिकमेंडेशन में तो जो मिनिस्ट्री है ये बेसिकली लॉ मिनिस्ट्री दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए नेम भेज सकती है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो कोलेजियम के हाथ में ही होता है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इस सिस्टम में जजेस जो है जजेस को रेकमेंड कर रहे हैं, जजेस रिकमेंडिंग जजेस, एक तो ये प्रॉब्लम है। तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बात होती है। सिटीजनशिप को जो है सिटीजन्स को पता ही नहीं है कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे लॉज नेम्स रेकमेंड किए जाते हैं। एलिगेशंस लगते हैं जजेस पे जो है नेपोटिज्म के और फेवरेटिज्म के, और डिले होता है अपॉइंटमेंट्स में, डिले रहता है काफ़ी ज़्यादा और कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी क्रिटिसाइज होता है ये कॉलेजियम सिस्टम। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन लॉन्चेस ई साइन फीचर फॉर एडिशन डिलीशन एंड करेक्शन ऑफ वोटर नेम्स। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नया फीचर ई साइन का लेके आया है ताकि जो एडिशन और डिलीशन या फिर करेक्शन है वोटर डिटेल्स में उसको सिक्योर किया जा सके और कोई भी फ्रॉडुलेंट जो चेंजेस हैं इलेक्टोरल रोल में वो प्रिवेंट कर सके। तो इसमें बेसिकली पहले आधार नंबर जिस जो अटैच है जिस पे उस पे ओटीपी आएगा, फिर तो फिर कंसेंट देना होगा, कंसेंट के बाद ही जो है कोई भी फॉर्म जो है वो सबमिट हो पाएगा ईसीआई नेट पे। और तो ये बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है कि कर्नाटक की अलंग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें सीआईडी इन्वेस्टिगेशन में जो है 5,994 वोटर्स नेम जो है रिमूव किए गए वाया वाया जो फोर्स्ड फॉर्म्स हैं। और पहले भी जो है राहुल गांधी ने इसका एलिगेशंस लगाया था कि अलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी और जो महादेवपुरा असेंबली है कर्नाटक की वहाँ पे फोर्स जो है एडिशंस और डिलीशंस हुए नेम्स के, तो उसी को लेके ये फीचर लेके आई है इलेक्शन कमीशन। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में है। तो क्या है ये नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क? तो एक इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो 2015 में लॉन्च किया गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, और जिसमें कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से उनको रैंकिंग दी जाती है
बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स। जैसे कि पैरामीटर्स क्या हैं, फर्स्ट है टीचर लर्निंग एंड रिसोर्सेज, इसमें जो है कितना स्टूडेंट टीचर रेशियो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और सेकंड है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, यानी कि जो है पब्लिकेशंस कितने हैं उस यूनिवर्सिटी के, पेटेंट्स कितने हैं। थर्ड है ग्रेजुएशन जो आउटकम्स हैं उनका, यानी कि पास परसेंटेज कितना है, प्लेसमेंट्स कितने हैं। और फोर्थ जो है वो है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी मतलब जेंडर या रीजनल डाइवर्सिटी कितनी है, सोशल इंक्लूसिविटी कितनी है। और जो लास्ट है वो है पीयर परसेप्शन, जिसको लेके क्रिटिसिज्म है। मतलब कि पब्लिक और एकेडमिक जो है आसपास के, उनमें जो है परसेप्शन कैसा है इंस्टीट्यूशन का। वही यहाँ पे जो है एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि जो ये रैंकिंग है उसको ऑटोनॉमी दी गई है और इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी दी गई है, लेकिन जो है ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होना ज़रूरी है। ये बोला कि जो पीयर परसेप्शन है ये काफ़ी सब्जेक्टिव है और इसमें जो है बेसिकली रियल परफॉर्मेंस से अलग हो सकता है यहाँ पे। और कुछ इंस्टीट्यूशन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका पीयर परसेप्शन हो सकता है स्कोर कम हो। और मोस्टली इसमें जो है जो मेट्रो के जो स्कूल्स और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज रहते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं। वहीं जो रूरल हैं वो उनके इंस्टीट्यूशंस कम परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पीयर्स उनका इतना अच्छा जानते नहीं है। तो काफ़ी सब्जेक्टिव है ये। फिर यहाँ पे बोर्ड के एग्ज़ाम जो है चालू होने वाले हैं 10th 12th के 17 फरवरी से। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियाज म्यूटेड वॉइस इट्स डिटैचमेंट विद पैलेस्टीन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया ने फॉर्मली पैलेस्टीनियन जो स्टेटहुड है, पैलेस्टीन का स्टेटहुड, उसको 18 नवंबर 1988 को जो है रिकॉग्नाइज किया। और पहले से ही इंडिया जो है जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है को सपोर्ट करता था। और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस के थ्रू जो है पैलेस्टीनियन राइट्स का उनको बैकिंग दिया। और टू स्टेट सॉल्यूशन को भी जो है प्रमोट किया। टू स्टेट सॉल्यूशन यानी कि इसराइल और पैलेस्टीन दोनों को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहिए। और साथ ही इंडिया ने इसराइल के साथ जो है फुल डिप्लोमेटिक जो है रिलेशंस भी बना के रखे, मेंटेन किए। और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली जो है फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, पोर्टुगल और ऑस्ट्रेलिया ने पैलेस्टीन को जो है रिकॉग्नाइज किया है। और 150 से ज़्यादा कंट्री, यूएन मेंबर कंट्रीज ने पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं। और ये रिकॉग्निशन बेसिकली जो है मॉरल और हिस्टोरिकल जस्टिस के लिए देखे जा रहे हैं दोनों। और करंट सिचुएशन की बात करें तो जो हमास के अटैक्स हैं पोस्ट जो है अक्टूबर 2023 के बाद से, उसमें जो है इजरायली मिलिट्री का क्या रिस्पॉन्स रहा है कि लगभग 55,000 से ज़्यादा जो है पैलेस्टीनियन सिविलियंस मारे उन्होंने, इंक्लूडिंग 17,000 चिल्ड्रंस। और गाजा स्ट्रिप में जो है जहाँ पे ये पूरा हो रहा है वहाँ पे जो है फैमाइन लाइक सिचुएशन हो गई है, जहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई है। और ग्लोबल रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है और इम्प्लिसिटली इसराइल एक्शंस को लेजिटिमाइज कर रहा है। और इंडिया का करंट स्टैंड क्या है, तो हिस्टोरिकली इंडिया जो है मॉरल वॉइस रहा है इंटरनेशनल इश्यूज पर, जैसे अपार्थाइड का इशू हो गया साउथ अफ्रीका में, वियतनाम और बांग्लादेश में भी। और अभी जो है इंडिया लार्जली साइलेंट है बेसिकली इसराइल और जो पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर। क्रिटिसिज्म ये बोलते हैं कि जो है गवर्नमेंट का डिप्लोमेसी लगता है पर्सनलाइज्ड है। और रीसेंट एक्शंस की बात करते हैं कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो इसराइल के साथ है। और तो यहाँ पे बताते हैं कि कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए इंडिया का। इंडिया को पैलेस्टीनियन जो इशू है उसको सिर्फ जो है फॉरेन पॉलिसी जो है नहीं मानना चाहिए, बल्कि एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। और जो सेकंड है कि इंडिया का जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रहा है कॉलोनियल ऑपरेशन, वो बेसिकली वो अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी देता है कि हम एडवोकेट करें जस्टिस के लिए। और थर्ड है कि एक्सपेक्टेशन है हमसे कि जो है प्रिंसिपल्ड और जो कंसिस्टेंट लीडरशिप, एक एक्सपेक्टेशन है जो ह्यूमन राइट्स के लिए स्टैंड और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बैलेंस करे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली जस्ट अ पिंच कैन रिड्यूस एन इंडियन सॉल्ट्स ओवरलोडेड। तो यहाँ पे सॉल्ट कंजम्पशन के बारे में है कि इंडिया में एडल्ट्स जो है डेली 8 to 11 ग्राम सॉल्ट जो है कंज्यूम करते हैं। और WHO रिकमेंड करता है कितना, 5 to 6 ग्राम्स पर डे। और ज़्यादा सॉल्ट का मेजर सोर्स जो है ये घर का खाना बेसिकली रहता है, जैसे कि पिकल्स में हम सॉल्ट लेते हैं, पापड़, प्रोसेस्ड आइटम्स। और रेस्टोरेंट्स और पैकेज फूड्स में इनविजिबल सॉल्ट होता है, जैसे कि ब्रेड्स, कुकीज़, केचप, इन सब में। और घर पर सॉल्ट शेकर कल्चर भी इनटेक बढ़ता है बेसिकली। तो एक्सेस जो है सॉल्ट से क्या प्रॉब्लम होता है
कि एक तो हाइपरटेंशन और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं वो होती हैं, और 28.1% जो है इंडियन एडल्ट्स अफेक्टेड हैं हाई ब्लड प्रेशर से। यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं अवेयरनेस में, तो पब्लिक मोस्ट फोकस करती है मोस्टली जो शुगर और ऑयल रिडक्शन पर, और सॉल्ट रिडक्शन पर जो है काफ़ी कम बात होती है। तो सॉल्यूशंस बताते हैं क्या है कि बेसिकली हाई फैट, शुगर और सॉल्ट जो बोर्ड्स हैं वो क्रिएट करने चाहिए अवेयरनेस फैलाने के लिए। दूसरा है कि ग्रेजुअल जो है सॉल्ट का रिडक्शन होना चाहिए, कैसे कुकिंग में या हर्ब्स में या स्पाइसेस में। और थर्ड बोलते हैं कोई भी लो सोडियम का सॉल्ट सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। और थर्ड बताते हैं चिल्ड्रन और जो बेबीज इनके लिए ज़ीरो एडेड जो है सॉल्ट होना चाहिए। और गवर्नमेंट जो मील्स हैं जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या फिर जो आंगनवाड़ीज होती हैं वहाँ पे सॉल्ट जो है लिमिट्स को एनफोर्स करना होगा। और न्यूट्रिशनल लेबल्स का जो फ्रंट होता है उसमें मैंडेटरीली जो है वो लेबल करना चाहिए, जैसे चिली ने किया है, जो सॉल्ट के इफेक्ट्स हैं। और कम्युनिटी और फैमिली इनिशिएटिव की बात करते हैं, सॉल्ट शेकर्स जैसे कि जो छोटे से डब्बे में नमक रहता है तो उसे हिला के हम अपने खाने में डालते हैं। सॉल्ट सॉल्ट जो शेकर्स हैं वो भी काफ़ी डिमांड में है रेस्टोरेंट्स में। वीकली रिव्यू होना चाहिए हाई सॉल्ट शुगर फैट आइटम्स का होम में। तो बोलते हैं कि जो नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान है 2017 से 22 का, उसमें सॉल्ट रिडक्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और जो क्रॉस मिनिस्ट्रियल अप्रोच है और जो रेगुलेटरी मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे फॉलो द रेन्स नॉट द कैलेंडर टू फाइट फ्लड्स। तो यहाँ पे बोलते हैं हर साल जो है अर्बन इंडिया मानसून के लिए रेडी होता है, और जिसमें कि जो है कॉन्ट्रैक्टर्स डिप्लॉय किए जाते हैं, ड्रेन्स को डीसिल्ट किया जाता है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स रेडी किए जाते हैं। लेकिन जब रेन आती है तो रोड्स जो है रोड पे फ्लडिंग हो जाती है, जो है वाटर लॉगिंग हो जाती है होम्स में, और जो कम्यूटर्स हैं वो एक जगह खड़े हो जाते हैं सारे। तो सिटीज़ का डिज़ाइन अब पुराने क्लाइमेट के हिसाब से है जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा बोलते हैं। और रीसेंट ट्रेंड्स की बात करते हैं कि नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, दिल्ली, गुड़गांव, उत्तराखंड और ईस्टर्न सिटीज़ कोलकाता हैवी रेनफॉल जो है वो फेस कर रहे हैं। और रेनफॉल अब अर्ली और ज़्यादा इंटेंस जो है हो रही है, मतलब पहले हो जाती है और ज़्यादा काफ़ी इंटेंस हो रही है। तो मुंबई में जो है मई में जो है मई मुंबई की बात करें तो सिर्फ मई में जो है 135.4 की बारिश हो गई जो है 24 आवर्स में, और नेक्स्ट डे 161.9 की चली गई। और तो बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा रेन हो जा रही है। और बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ हैवी रेनफॉल जो है डेज बढ़ गई है, स्पेशली महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका में। और सिंगल फ्लड अब जो है लगभग 8,700 करोड़ तक डैमेज कर सकता है, ऐसा बोलते हैं। की चैलेंजेस क्या हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ रेनफॉल अमाउंट का नहीं है, इंटेंसिटी का भी है कि काफ़ी कम टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। और बेसिकली इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और जो फ्रीक्वेंसी है, ये कर्व्स दिखाता है कि 1 आवर जो है हैवी रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग ये काफ़ी आउटडेटेड हो गया है। और जो आउटडेटेड डेटा है उस पे भी डिपेंड करता है ये काफ़ी। तो प्रपोज सॉल्यूशंस यहाँ पे क्या बताते हैं, सॉल्यूशंस में यहाँ पे बताते हैं जो सिटी प्लानिंग है उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल को इंक्लूड करें सिटी प्लानिंग में। सेकंड है कि रियल टाइम जो डेटा से सिटीजन्स और ड्रेनेज ऑपरेशंस इन्फॉर्म्ड रहें। और थर्ड जो बताते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है या फिर वाटर ड्रेन्स हैं, इनको शेड्यूल्स इनके अलाइन होने चाहिए जब ये फ्लडिंग आती है तब। और फोर्थ है गार्बेज जो ब्लॉकिंग ड्रेन्स हैं उनको भी अर्बन फ्लडिंग का जो है मेजर रीजन है, तो उसको भी देखना चाहिए। फिफ्थ है कि जो बेसिकली इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी कर्व है उसको 5 से 10 साल में अपडेट होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम को जो है माइक्रो कैचमेंट, हाइड्रोलॉजी और टोपोग्राफी के हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए। न्यू सिस्टम्स सीवरेज नेटवर्क से ऑपरेट होने चाहिए ताकि ओवरलोडिंग अवॉइड हो सके। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मॉनसून कब आएगी, प्रॉब्लम ये है कि हम रेडी हैं या नहीं, बारिश हो रही है उसके लिए। और सिटीज़ को रेनफॉल के करंट पैटर्न के हिसाब से अडाप्ट करना होगा, सिर्फ जो है ट्रेडिशनल सीजनल कैलेंडर पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ऐसा इस पूरे आर्टिकल का बोलना है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ आर कोर्ट्स प्रोटेक्टिंग पर्सनैलिटी राइट्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंट जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे ऐश्वर्या राय हो गई,
अभिषेक बच्चन हो गए, इन फिल्म मेकर्स जो को अनऑथराइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट है और मर्चेंडाइज से प्रोटेक्ट किया है। पहले से अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के लिए भी ऐसे ऑर्डर्स हैं। ये स्टेप्स डिजिटल एरा में जो है सेलिब्रिटीज की आइडेंटिटी और जो डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पर्सनैलिटी राइट्स बेसिकली किसी का नाम, इमेज, वॉइस, सिग्नेचर या यूनिक ट्रेड का जो है अनऑथराइज्ड जो है कॉमर्शियल यूज जो है उसको रोकना। और इंडिया में ये राइट्स किसी एक लॉ में नहीं है, लेकिन जो है ये कॉमन लॉ, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और आर्टिकल 21 की बात करते हैं जो राइट टू प्राइवेसी है, जिसमें भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। कोर्ट्स ने कई केसेस में ये क्लैरिफाई किया है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अलाउड है, जैसे कि पैरोडी, सटायर, न्यूज़ और आर्ट, लेकिन किसी का कॉमर्शियल जो है एक्सप्लॉयटेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज जो है उनकी जो इमेज है या फिर जो है रेपुटेशन है उसको हर्ट करता है और टाइम वो इलीगल हो जाता है। तो रिसेंट केसेस में जो है अनिल कपूर के झकास जो कैच फ्रेज है या फिर अरिजीत सिंह का वॉइस क्लोनिंग, उसको भी इलीगल डिक्लेयर किया गया। और एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है लॉ बनना चाहिए ताकि सेलिब्रिटीज और जो ऑर्डिनरी सिटीजन है दोनों को प्रोटेक्शन मिले, स्पेशली वुमेन्स को जो डीप फेक और रिवेंज पोर्नोग्राफी के लिए टारगेट होती हैं। और कोर्ट्स अक्सर गवर्नमेंट को जो है यूआरएल्स ब्लॉक करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन हर केस ट्रैक करना और एनफोर्स करना टफ है काफ़ी। तो सेलिब्रिटीज़ और जो ऑर्डिनरी लोग की आइडेंटिटी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल का मिसयूज़ के लिए कोर्ट्स एक्टिव हैं और लॉ को और स्ट्रॉन्ग और क्लियर बनाया जाना चाहिए, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, नो टेकर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लोकलाइजेशन स्कीम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार ड्यूटी कंसेशन स्कीम के बारे में है कि सेंटर ने जो इम्पोर्टेड जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उस पे ड्यूटी कंसेशन जो है ऑफर किया, लेकिन कंडीशन ये थी कि कंपनीज जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करेंगी। और स्कीम का टारगेट मेनली जो है टेस्ला और जो सिमिलर इलेक्ट्रिक व्हीकल है उन पे था। तो लेकिन करंट सिनेरियो क्या है, अभी तक किसी भी ऑटो कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। और उसके बाद में रीज़न ये हो सकता है शायद कि कंपनीज जो है इम्पोर्टेंट जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जैसे यूएस और यूके, यूरोपियन यूनियन के साथ जो है वेट कर रही हैं शायद बेटर कंसेशंस के लिए, जिसमें कि यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो इम्पोर्ट ड्यूटी 100% से घटाकर जो है 10% हो जाती हैं। और तो बेसिकली देखना होगा इसमें आगे क्या होता है। स्कीम अंडर ऑब्जर्वेशन है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया यूएस टू इंक्रीज एनर्जी ट्रेड इन कमिंग ईयर, सेज गोयल। पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में बोला कि इंडिया आने वाले सालों में यूएस से जो अपनी एनर्जी ट्रेड जो है वो बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। और इंडिया का एनर्जी जो सिक्योरिटी है फ्यूचर में यूएस इन्वॉल्वमेंट के साथ लिंक्ड होगा, जो प्राइस स्टेबिलिटी और एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने में मदद करेगा। और गोयल ने ये भी मेंशन किया कि जो न्यूक्लियर पावर और एनर्जी प्रोडक्ट्स में दोनों कंट्रीज क्लोजली काम करेंगे। इंडिया करेंटली वर्ल्ड से एनर्जी इंपोर्ट करता है और यूएस इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर जो है बनेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, 70,000 करोड़ मैरीटाइम शिप बिल्डिंग पैकेज गेट्स कैबिनेट नोट। तो यूनियन कैबिनेट ने बेसिकली शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज अप्रूव किया है। और बेसिकली नरेंद्र मोदी ने इससे बोला है कि जो है ये जॉब्स क्रिएट करेगा और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। तो ये पैकेज 4 पिलर्स पर है, यानी डोमेस्टिक जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को इम्प्रूव करना और ग्रीनफील्ड और ब्राउन शिपयार्ड्स उनको डेवलप करना और टेक्निकल स्किल्स और जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इन्हांस करना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ग्रोथ आउटलुक फॉर H2 इज वन ऑफ ऑप्टिमिज्म, आरबीआई बुलेटिन। तो आरबीआई ऑफिशियल्स ने अपने सितंबर बुलेटिन में कहा है कि यूएस के हाई इंपोर्ट टैरिफ के बावजूद डोमेस्टिक जो इकोनॉमी का ग्रोथ है सेकेंड हाफ के लिए H2 के लिए वो ऑप्टिमिस्टिक है। और उन्होंने बोला कि जो है जीएसटी रिफॉर्म से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इम्प्रूव होगा और रिटेल प्राइसेस कम होंगे और कंजम्पशन जो है ग्रोथ बूस्ट होगी। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।